वेलकम टू द यूपीपीएससी मंथन। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आर्थिक समीक्षा 2020-21 के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 को किसने जारी किया है। यह आर्थिक समीक्षा 2020-21 का जारीकर्ता कौन है। तो आर्थिक समीक्षा 2020-21 को किसने जारी किया है, तो वित्त मंत्रालय ने किया है। भारत के जितने भी आर्थिक समीक्षा होती है उसका रिपोर्ट जो है वित्त मंत्रालय ही जारी करता है। अच्छा, ये आर्थिक समीक्षा जो है 2020-21 जो है किसको समर्पित किया गया है। आपको बता दें कि जितनी भी हर साल की आर्थिक समीक्षा जारी की जाती है वह किसी न किसी को समर्पित की जाती है। तो इस बार जो है आर्थिक समीक्षा 2021 जो है कोविड योद्धाओं को समर्पित किया गया है। जब भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 किसको समर्पित किया गया है, तो कोविड योद्धाओं को समर्पित किया गया है। अच्छा, इस बार के आर्थिक समीक्षा का थीम क्या है, तो इस बार के आर्थिक समीक्षा का थीम जो है सेविंग लिव्स एंड लाइवलीहुड्स है और वी शेप रिकवरी है। ये दोनों जो है इस साल के आर्थिक समीक्षा का थीम है। इसका जो हिंदी होता है सेविंग लिव्स एंड लाइवलीहुड का संकट में जीवन और आजीविका को बचाना जो है इसका हिंदी होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूर्व वर्षों की भांति भी जो है इस वर्ष भी जो है आर्थिक समीक्षा जो है 2 खंडों में जारी किया गया है। कैसे जारी किया गया है, 2 खंडों में इस बार भी जो है आर्थिक समीक्षा जारी किया गया है। अच्छा, आर्थिक समीक्षा को कौन जारी करता है या आर्थिक समीक्षा को जो है कौन पेश किया है, तो आर्थिक समीक्षा को जो है केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा संसद में पेश किया गया है। आर्थिक समीक्षा जो है कब जारी किया गया है, तो आर्थिक समीक्षा जो है 29 जनवरी 2021 को जारी किया गया है। नेक्स्ट है कि यह आर्थिक समीक्षा जो है हमें क्या बताता है, तो आर्थिक समीक्षा जो है 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक की आर्थिक स्थिति के बारे में हमें बताता है। कब से कब तक, तो 1 अप्रैल से लेकर हमें 31 दिसंबर तक का जो डाटा है उसके बारे में हमें बताता है। इसके साथ ही जो है इस सर्वे में राजकोषीय विकास, मुद्रा प्रबंधन, मुद्रास्फीति, जलवायु परिवर्तन, धारणीय विकास के बारे में सरकार ने क्या क्या नीतियां अपनाई हैं, उसके साथ ही कृषि क्षेत्र, खाद्य क्षेत्र, औद्योगिक परिदृश्य, आधारिक संरचना, सेवा क्षेत्र, रोजगार, मानव विकास के बारे में जो है इस आर्थिक समीक्षा के द्वारा जो है हमें बताया जाता है। इस आर्थिक समीक्षा के द्वारा जो है सरकार की नीतियों के बारे में बताया जाता है और ये बताया जाता है कि आगे हम कौन सी नीति अपनाएं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था जो है और मजबूत हो। आपको बता दें कि पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो है सन 1950-51 में जो है पेश किया गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, पूछा जा सकता है कि पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब किया गया या कब पेश किया गया था, तो 1950-51 में पेश किया गया था। पहले आर्थिक सर्वेक्षण जो है किसके साथ पेश किया जाता था, तो पहले आर्थिक सर्वेक्षण जो है बजट के साथ ही पेश किया जाता था, लेकिन 1964 के बाद से जो है इसे बजट के पहले पेश किया जाता है। बजट के एक दिन पहले जो है आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया जाता है संसद में। किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो वित्त मंत्री के द्वारा जो है संसद में पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है, तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है आपका वित्त मंत्रालय जारी करता है। आर्थिक सर्वेक्षण में सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत की जीडीपी के बारे में। आर्थिक सर्वेक्षण में क्या बताया गया है भारत की जीडीपी के बारे में, तो आर्थिक समीक्षा के तहत जो है वित्त वर्ष 2020-21 में जो है बताया गया है कि भारत की जीडीपी में जो वृद्धि दर होगी वह -7.7% रहेगी। कब बताया गया है, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए यह बताया गया है कि भारत की जो वृद्धि होगी वह जो है -7.7% रहेगी। वहीं 21-22 में जो है भारत की जो जीडीपी की विकास दर रहेगी वह 11% रहेगी। कब रहेगी, 21-22 में। और ये जो 11% है ये
तो रहेगी ही, लेकिन इसके साथ ही एक सांकेतिक जीडीपी विकास दर जो है 2021-22 में 15.4% रहेगी, जो कि स्वतंत्रता प्राप्त के बाद जो है सर्वाधिक है। वित्त वर्ष 2022-23 में जो है भारत की जीडीपी 6.8% रहेगी। यहाँ पर जो है यह अनुमान लगाया गया है कि भारत की जीडीपी 2022-23 में 6.8% रहेगी। आपको बता दें कि अभी बीते वर्ष 2020 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी जो है 23.9% की कमी हो गई थी, मतलब -23.9% पर पहुंच गई थी। कब पहुंच गई थी? तो 2020 की पहली तिमाही में। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा कोरोना वायरस के कारण जो है पूरे विश्व में, या यूँ कहें भारत में लॉकडाउन लग गया था। उसी के कारण जो है भारत की जीडीपी -23.9% पर चली गई थी, जबकि 2020 की जो है दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी में सुधार हुआ और -7.5% पर आ गया था। यानी कि जो जीडीपी जो है भारत की पहली तिमाही पर जो है 23.9% की गिरावट के साथ जो है दूसरी तिमाही तक -7.5% पर पहुंच गई थी। तो इससे पता चलता है कि भारत की जीडीपी जो है वी आकार की जीडीपी है। वी आकार की जीडीपी का मतलब ये होता है कि जब भारत में लॉकडाउन लगा तो भारत की जीडीपी जो है घट गई, वह 23.9% हो गई। लेकिन जैसे जैसे जो है लॉकडाउन खुला, भारत की जीडीपी ने फिर से विकास किया या वृद्धि हुई और -7.5% पर भारत की जीडीपी पहुंच गई। इससे वी आकार का शेप बनता है। ये देखिए, वी आकार का ये शेप बनता है। इससे भारत की जीडीपी जो है वी आकार का होता है, यहाँ पर बताया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि आईएमएफ क्या कह रहा है। आईएमएफ बता रहा है कि भारत की जो अगले 2 वर्षों तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगी। कौन बता रहा है? आईएमएफ यहाँ पर बता रहा है। अब हम लोग यहाँ पर जो है चार्ट के माध्यम से जीडीपी वृद्धि दर के बारे में जान लेते हैं कि आर्थिक जो सर्वेक्षण है उसमें क्या बताया गया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत की जो जीडीपी 2017-18 में थी वह कितनी थी? वह 7% थी, और जो है 2018-19 में 7% से घटकर 6.1% पर आ गई थी। वहीं 2019-20 में 6.1% से घटकर 4.2% पर भारत की जीडीपी आ गई थी, तथा 2020-21 में, यही जो 2021 में भारत की जीडीपी जो है 4.2 से घटकर -7.7% पर आ गई थी। और वही अनुमान लगाया गया है कि भारत की जीडीपी 2021-22 में 11% हो जाएगी, यानी कि काफ़ी उछाल भारत की जीडीपी में आएगा, काफ़ी वृद्धि देखी जाएगी आगामी 21-22 का, जब यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाएगा। यह अनुमान लगाया यहाँ पर अभी गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राजकोषीय घाटा। यह भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, राजकोषीय घाटा। तो यहाँ पर बताया गया है कि 2019-20 के अस्थायी आंकड़ों के लिए वित्तीय घाटा जीडीपी का 4.6% है। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 2019-20 के लिए जो है राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना परसेंटेज है? तो 4.6% है, जो 2019-20 के संशोधित अनुमानों में कल्पना किए गए वित्तीय घाटे से 0.8% अंक तथा 2018-19 में राजकोषीय घाटे से 1.2% अंक अधिक है। यहाँ पे बताया गया है कि जो अनुमान लगाया गया था आर्थिक सर्वेक्षण में, उस सर्वेक्षण के हिसाब से 0.1% यहाँ पर अधिक है, तथा 2018-19 के राजकोषीय घाटे से 1.2% यहाँ पर अंक जो है अधिक है। इस बार 2019-20 में कितना है? 2019-20 में वित्तीय घाटा जीडीपी तो 4.6% है। अब फिर बताया गया है कि 2018-19 की तुलना में 2019-20 में अस्थायी आंकड़ों के प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1% से बढ़कर जो है जीडीपी का 2.4% हो गया है।
यहाँ पर फिर से मैं इसको दोहराता हूँ कि 2018-19 की तुलना में 2019-20 के अस्थायी आंकड़ों में प्रभावी राजस्व घाटा जो है जीडीपी का कुल 1% से लेकर 2.4% तक हो गया है। जो राजस्व घाटा हो जीडीपी का कितना हो गया है, तो 2.4% हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर जो है ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं कि ग्राफ के माध्यम से जो राजकोषीय घाटा है जीडीपी का परसेंटेज वो कितना है। तो राजकोषीय घाटा सन 2017-18 में जीडीपी का 3.5% था। कितना था? 3.5%, जो 18-19 में घटकर 3.4% हो गया। वहीं फिर जो है 2019-20 में 3.4% घाटे से बढ़कर 4.6% जो है घाटा हो गया है राजकोषीय घाटा, यानी जीडीपी का 4.6% हो गया है। और यहाँ पर 2020-21 में जो है 3.5% जो है बताया गया है, यह अनुमानित लगाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस समीक्षा में बताया गया है कि कारपोरेट और व्यक्तिगत आयकर 2019-20 के अस्थायी आंकड़ों में कम हो गया है। इसका मुख्य कारण कारपोरेट कर दर में कटौती जैसे संरचनात्मक सुधारों में लागू होने के कारण विकास में आई गिरावट है। लेकिन राजस्व में रिकवरी प्रत्यक्ष है, क्योंकि मासिक सकल जीएसटी राजस्व संग्रह पिछले महीने से लगातार 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर रहा है। यहाँ पर बताया गया है कि पिछले 3 महीनों से, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से जो राजस्व आंकड़ा है जीएसटी है वह 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हर महीने जो है कलेक्ट किया जा रहा है। बताया गया है कि दिसंबर 2020 माह के लिए जो है मासिक जीएसटी राजस्व जो है दिसंबर 2019 के मुकाबले जो है 12% अधिक कलेक्ट किया गया है। किसके मुकाबले? 2019 के मुकाबले जो है 2020 में जो है जीएसटी 12% अधिक रिकवर किया गया है। कितना रिकवर किया गया है, मतलब कितना कलेक्ट किया गया है? तो 1.15 लाख करोड़ जीएसटी जो है इस साल दिसंबर माह में कलेक्ट किया गया है। यह जीएसटी लागू होने के बाद जो है जीएसटी कर संग्रह का सबसे अधिक मासिक संग्रह है। कब का है ये दिसंबर 2020 में जो है अब तक जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से सबसे अधिक संग्रह जो है दिसंबर 2020 माह में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अभी कोरोना वायरस था, तो कोरोना वायरस में जो है सभी तरफ जो है भाग दौड़ और स्वास्थ्य को लेकर सभी लोग बहुत चिंतित थे। इसीलिए जो है अब जो इस बार आर्थिक समीक्षा किया गया है उसमें कहा गया है कि आखिरकार स्वास्थ्य पर हो मुख्य ध्यान। आखिरकार जो है हमारा ध्यान किस पर हो, वह मुख्य रूप से स्वास्थ्य पर होना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम ने जो है गरीबों तथा पूर्व उपचार और उपचार के बाद देखभाल की पहुंच के रूप में असमानता को दूर करने में अहम भूमिका निभाई है। किसने अब अहम भूमिका निभाई है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने। और संस्थागत डिलीवरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। आयुष्मान भारत के साथ सामंजस्य से एनएचएम को जारी रखने पर जोर दिया गया है। यहाँ पर जो आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है उसमें आयुष्मान भारत और एनएचएम को जो है इसको और जोर शोर से या इसको काफ़ी प्रगति या इस विकास के साथ इसको जो है जारी रखने पर जोर दिया गया है। जबकि सार्वजनिक खर्च जीडीपी के 1% से बढ़कर जो है 2.5 या 2.5 से 3% होने से जो है स्वास्थ्य देखभाल पर लोगों द्वारा किए जाने वाले खर्च जो है 65% से घटकर 35% होने का अनुमान लगाया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि जो सार्वजनिक खर्च था, सार्वजनिक खर्च मतलब सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक खर्च किया गया है उससे लोगों में जो लोगों के द्वारा अपने स्वास्थ्य पर जो है 65% खर्च किया जाता था वह 65% से घटकर अब 35% हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि इस पर अब सरकार जो है इन्वेस्ट कर रही है। सरकार जो है आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो है गरीबों की देखभाल कर रही है। इसलिए जो है लोगों का खर्च जो है अब स्वास्थ्य पर कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? तो
65% पहले होता था, लेकिन अब जो है 35% हो गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सरकार जो है पहले 1% खर्च करती थी स्वास्थ्य पर या सार्वजनिक खर्च पर, लेकिन अब 203% पूरे जीडीपी का खर्च कर रही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार जो है आर्थिक सर्वेक्षण या भारत के ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2020-21 में कितना है या कितना रहा। तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है 586.1 रहा। ये जो है 586.1 जो है बिलियन डॉलर, किसमें है ये बिलियन डॉलर जो है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रहा। जीडीपी के अनुपात में भारत का कुल विदेशी कर्ज जो है मार्च 2020 के 20.6% से बढ़कर सितंबर 2020 में जो है 21.6% तक पहुंच गया है। जो भारत द्वारा विदेशों से ऋण लिया गया है वह जो है उसका ऋण जो है कर्ज कितना जीडीपी का पहुंच गया है, तो 21.6% जो है 21.6% जीडीपी के कर्ज भारत में का हो गया है। यानी कि कुल जीडीपी का 21.6% जो है भारत पर कर्ज है। कितना प्रतिशत? 21.6%। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हालांकि विदेशी ऋण में जो है 2 अरब डॉलर की कमी देखी गई है। कितने अरब डॉलर की? 2 अरब डॉलर की कमी यहाँ पर देखी गई है। वहीं कोविड-19 महामारी के चलते वैश्विक व्यापार में तीव्र गिरावट, उपभोक्ता वस्तुओं के दाम कम हुए हैं और बाहरी वित्तीय स्थितियों में संकुचन आया है, जिसके कारण चालू खाता संतुलन और विभिन्न देशों की मुद्रा पर भी असर पड़ा है। यहाँ पर बताया गया है कि जो कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन हुआ उससे जो है व्यापार में भारी गिरावट आ गया है, उपभोक्ताओं को वस्तुओं के दाम में कमी हुई है। यानी कि जो हम लोग सामान खरीदते थे उसमें भी कमी हुई है, जिससे जो है वित्तीय स्थितियों में संकुचन आया है। संकुचन मतलब गिरावट, वित्तीय स्थितियों में गिरावट आई है, जिसके कारण चालू खाता संतुलन और विभिन्न देशों की मुद्राओं में भी असर पड़ा है। ऋण सेवा अनुपात मूल भुगतान तथा ब्याज अदायगी बढ़कर सितंबर 2020 के अंत में जो है 9.7% रहा है। कितना रहा है? 9.7% रहा है, जो मार्च 2020 के अंत में 6.5% था। तो यहाँ पर बताया है कि जो ऋण सेवा अनुपात है वह जो है मूल अदायगी, मूल भुगतान जो ब्याज अदायगी है उसका 9.7% हो गया है। कब हो गया है? तो यह जो है सितंबर 2020 में हो गया है, जबकि यह मार्च 2020 में 6.5% था। अब हम लोग यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से देखेंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार भारत का किस वर्ष, किस आर्थिक सर्वेक्षण में कितना था। तो यहाँ पर बताया गया है कि 2017-18 में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार जो है 424.4 बिलियन डॉलर था। वहीं 18-19 में जो है घटकर 411.9 बिलियन डॉलर हो गया था और 19-20 में जो है फिर बढ़ोतरी हुई और 475.6 बिलियन डॉलर भारत की विदेशी मुद्रा भंडार हो गई है। फिर यहाँ पर 20-21 में देखा गया तो 20-21 में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड बढ़ोतरी करते हुए 500 के आंकड़े को पार करते हुए 586.1 बिलियन डॉलर पहुँच गई है। इस डाटा को आप लोग रट लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति इस बार जो है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय जो है 5.4% घट गया है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि पूछा जा सकता है प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय इस बार कितना घट गया है, तो 5.4% जो है यहाँ पर घट गया है। कितना? 5.4% यहाँ पर घट गया है। आपको बता दें कि HDI 2019 में कुल 189 देशों में से भारत का रैंक 131 दर्ज किया गया था। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2019
में जो है कुल 189 देशों में से भारत की रैंक 131 दर्ज किया गया था, जो कि बहुत ही शोचनीय है। भारत को प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना चाहिए, उनका शिक्षा में जो है निवेश करना चाहिए, इसलिए जो भारत की रैंक इतना कम हुआ है। और वहीं आपको बता दें कि भारत का प्रति व्यक्ति जीएनआई मतलब प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय जो है 2017 पीपीपी मॉडल पर यहाँ पर डॉलर पर 2018 के 6,424 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2019 में जो है बढ़कर 6,681 अमेरिकी डॉलर पहुँच गया है। यानी कि भारत का जो 2018 में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय था वह इतना था, और 2019 में जो है प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय इतना हो गया है। वहीं जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2018 में जो है क्रमशः जो है 69.4 था, भारत में 69.4 था, जो बढ़कर 2019 में जो है 69.7 वर्ष हो गई है। कितना 69 पॉइंट जो है 7 जो है वर्ष जो है भारत में जो है जीवन प्रत्याशा हो गई है 2019 में। अब हम लोग यहाँ पर जो है प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय जो है ग्राफ के माध्यम से जानेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर बताया गया है कि 2017-18 में जो है प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय जो है 1,15,293 रुपया था। यह जो है रुपए में बताया गया है, ऊपर अभी डॉलर में बताया गया था, लेकिन ये हम यहाँ पर रुपए में बता रहे हैं। लेकिन फिर वहीं जो है 2018-19 में बढ़ोतरी हुई इसमें, और 1,26,521 रुपया हो गया था। वहीं 2019-20 में जो है फिर इसमें बढ़ोतरी होती है और 1,34,226 रुपया हो गया, लेकिन 2020-21 में इसमें गिरावट दर्ज की गई है। क्यों की गई है? कोरोना वायरस के कारण। 2020-21 में कितना हो गया? तो 1,26,968 रुपये जो है प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय जो है रुपए में हो गया। ये हमने रुपए में बताया है। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट अब बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह खाद्य उत्पादन है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वे है खाद्य उत्पादन का। तो देखते हैं इसमें कि 2020-21 के लिए पहले अग्रिम अनुमानों केवल खरीफ के अनुसार जो है खरीफ फसलों के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है 144 कितना देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 144.52 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। कब लगाया गया है? यह 2020-21 में लगाया गया है। और 2020-21 के दौरान उत्पादन पिछले 5 वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन 2014-15 से 2018-19 के मुकाबले जो है 9.83 मिलियन टन अधिक है। तो यह जो है औसत उत्पादन बता रहा है, औसत उत्पादन तुलना यहाँ पर किया जा रहा है। कितना अधिक है? तो 9.83 मिलियन टन यहाँ पर अधिक है 2020-21 में। वहीं 2020-21 के दौरान खरीफ चावल का कुल उत्पादन जो है 102.36 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले 5 वर्षों के औसत उत्पादन 95.66 मिलियन टन की तुलना में 6.70 मिलियन टन यहाँ पर अधिक बताया गया है। वहीं पोषक तत्वों मोटे अनाजों का उत्पादन जो है 32.84 मिलियन टन होने का अनुमान बताया गया है, जो 31.39 मिलियन टन के औसत उत्पादन की तुलना में 1.45 मिलियन टन यहाँ पर अधिक बताया गया है। 2020-21 के दौरान कुल खरीफ दालों का उत्पादन 9.31 मिलियन टन होने का अनुमान बताया गया है। यह 2019-20 चौथे अग्रिम अनुमान में जो है 7.72 मिलियन टन दालों के उत्पादन की तुलना में 1.59 मिलियन टन अधिक है। ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। जबकि देश में 2020-21 के दौरान जो है कुल खरीफ तिलहन उत्पादन कितना हुआ? वह 25.73 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 2019-20 के दौरान उत्पादन की तुलना में 3.41 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा 2020-21 के दौरान तिलहन का उत्पादन औसत
तिलहन उत्पादन की तुलना में 5.90 ये 5.90 मिलियन टन अधिक हुआ है। ये सब जो है खाद्यान्न उत्पादन पर आपको हम डाटा बता रहे हैं। उसके साथ ही देश में जो है 2020-21 के दौरान गन्ने का कुल उत्पादन कितना हुआ है, तो 399.83 मिलियन टन गन्ने का उत्पादन हुआ है, जो 2020-21 के दौरान गन्ने उत्पादन का औसतन 360.43 मिलियन टन गन्ने के उत्पादन की तुलना में 39.40 मिलियन टन जो है यहाँ पर अधिक रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता दें कि कपास का उत्पादन कितना हुआ है, तो 37.12 मिलियन गांठ। प्रत्येक में जो है 170 किलो जब हो जाता है तो उसे एक गांठ कहा जाता है, यहाँ पर अनुमानित किया गया है। 2019-20 के दौरान 35.49 मिलियन गांठ के उत्पादन की तुलना में 1.63 मिलियन गांठ यहाँ पर कपास अधिक उत्पादित किया गया है। जूट और मेस्टा का उत्पादन जो है 6.99 मिलियन गांठ किया गया है, तो प्रत्येक 160 किलोग्राम होने का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। अब हम लोग यहाँ पर जो है ग्राफ के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन मिलियन टन में हम लोग देख लेते हैं। तो आपको बता दें कि 2017-18 में खाद्यान्न उत्पादन 285 मिलियन टन हुआ था। कितना? 285 मिलियन टन हुआ था, जो 2018-19 में बढ़कर 285.2 मिलियन टन हो गया है। वहीं 2019-20 में जो है इसमें फिर बढ़ोतरी होती है और 296.7 मिलियन टन हो गया। वहीं पर 2020-21 में जो है 144.5 जो है मिलियन टन यहाँ पर अनुमानित बताया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है वही जो हमने पूरा डाटा बताया है, यहाँ पर वही पूरा डाटा जो है लिखा गया है कि खाद्यान्न, चावल, पोषक तत्व, मक्का, दालें, तुअर दाल 2020-21 में कितने परसेंटेज अनुमानित उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है, जिसको हमने ऊपर बताया है। यहाँ पर फिर हम लोग देखेंगे, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये भी, कि विश्व उत्पादन वृद्धि दर जो है कितना है। ये भी बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व उत्पादन वृद्धि दर 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितना है, तो यह कितना अनुमानित लगाया गया है, तो -3.5% जो है यहाँ पर विश्व उत्पादन वृद्धि दर अनुमानित किया गया है। 2018 में कितना था, तो 2018 में 3.6% था, वहीं 2019 में घट गया और 2.9% पर पहुँच गया, और फिर ये उत्पादन वृद्धि दर जो है 2020 में घटकर जो है -3.5% पहुँच गया है। क्यों पहुँच गया है, तो यह कोरोना वायरस के कारण पहुँचा है। किसके कारण? कोरोना वायरस के कारण जो है ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो चालू खाता शेष। चालू खाता शेष के बारे में जानते हैं कि चालू खाता शेष जो है देश के विदेशी व्यापार की प्रकृति के दो प्रमुख उपायों में से एक है। चालू खाता शेष क्या है, तो देश की विदेशी व्यापार की प्राकृतिक उपायों में से एक है। चालू खाता अधिशेष तदनुरूपी राष्ट्र द्वारा देश की कुल विदेशी मुद्रा अस्तियों में वृद्धि करता है। क्या करता है? यह मुद्रा अस्तियों में वृद्धि करता है, और चालू खाता घाटा इसके विपरीत कार्य करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत की चालू खाता 2021 के वित्त वर्ष 21 में जो है 21 में जो है चालू खाता अधिशेष में 2% की संभावना जो है वृद्धि का किया गया है। कितना प्रतिशत? 2%। यहाँ पर चालू खाता अधिशेष में 2% की वृद्धि का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। ये देखिए, ये पूरा सीरीज है कि चालू खाता शेष में जीडीपी का परसेंटेज कितना है। तो यहाँ पर जो 2017-18 में -1.8 था, जो 2018-19 में -2.1% पर पहुँच गया था। फिर इसमें 2019-20 में -0.9% पे पहुंच गया था, और इसके बाद 2021 में जो है 3.1% अनुमानित यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कृषि और खाद्य प्रबंधन। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कृषि और खाद्य प्रबंधन। पहले हम लोग इसमें ग्राफ देख लेते हैं कि कृषि क्षेत्र में कितना वृद्धि परसेंटेज में दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि कृषि क्षेत्र में 2017-18 में 5.9% की वृद्धि दर्ज की गई थी।
जो अब तक का जो है सबसे यहाँ पर सबसे अधिक है। इसके बाद जो है 17-18 के बाद 18-19 में 2.4% की वृद्धि दर्ज की गई थी। फिर वहीं पर 19-20 में जो है फिर इसमें वृद्धि हुई और 4% की वृद्धि दर्ज की गई थी। और फिर जो है 20-21 में 3.4% की वृद्धि यहाँ पर बताई गई है कृषि क्षेत्र में। यह ऐसा टॉप क्षेत्र है कृषि क्षेत्र जो कोरोना वायरस में भी इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। इसलिए हमें कृषि क्षेत्र पर अधिक से अधिक जोर देना चाहिए। कितनी वृद्धि हुई है? 3.4% की। मुख्य सांख्यिकी अधिकारी के द्वारा जो है 29 मई 2020 को पेश किए गए राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों के आधार पर जो है आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2019-20 में देश के सकल मूल्य संवर्धन GVA में जो है कृषि और संबंधित गतिविधियों का योगदान जो है 17.8% रहा। कितना रहा? 17.8% जो है कृषि का योगदान रहा देश के ये GVA में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कृषि के तहत जो है भारत सरकार ने कृषि में वृद्धि के लिए, कृषि क्षेत्र में वृद्धि के लिए, उपज में वृद्धि के लिए भारत सरकार ने कौन कौन सी स्कीमें चलाई, उसी के तहत जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आर्थिक समीक्षा कहती है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि और खाद्य प्रबंधन क्षेत्र में अनेक बड़ी घोषणाएं की गई हैं। कृषि ढांचा निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ की जो है धनराशि सुनिश्चित की गई थी। कितनी? 1 लाख करोड़ की जो है धनराशि यहाँ पर सुनिश्चित की गई थी। वहीं सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण MFE की स्थापना के लिए 10,000 करोड़ रुपए योजना की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के लिए जो है 20,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। वहीं राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम तथा पशुपालन ढांचा निर्माण विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा यहाँ पर की गई है। अब लोग यहाँ पर कृषि ऋण के बारे में जानेंगे कि वर्ष 2019-20 में 13,50,000 करोड़ रुपए का कृषि ऋण निर्धारित किया गया था, जबकि किसानों को यहाँ पर 13,92,469.81 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया, जो निर्धारित सीमा से काफ़ी अधिक था। निर्धारित कितना किया गया था? निर्धारित 13,50,000 करोड़ किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है 13,92,000 रुपये वितरण किया गया। आपको बता दें कि 2020-21 में 15 लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि 30 मई 2020 तक जो है 9,73,517.80 करोड़ रुपए का ऋण किसानों को उपलब्ध कराया गया है। ये भी डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस डाटा को आप लोग याद कर लीजिएगा। जबकि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में जो है 1.5 करोड़ दुग्ध डेयरी उत्पादकों और दुग्ध निर्माता कंपनियों को जो है किसान क्रेडिट कार्ड KCC प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। वहीं आपको बता दें कि आंकड़ों के अनुसार मध्य जनवरी 2021 तक कुल 44,673 किसान क्रेडिट कार्ड मछुआरों और मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराए गए थे, जबकि इनके अतिरिक्त जो है मछुआरों और मत्स्य पालकों के जो है 4.04 लाख आवेदन बैंकों में कार्ड प्रदान करने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में अभी भी है। आपको इसके तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत साल दर साल जो है हर साल मतलब 5.5 करोड़ से ज़्यादा आवेदनों को स्वीकार कर किसानों को जो है योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 12 जनवरी 2021 तक 90,000 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया है।
आधार की वजह से किसानों को जो है भुगतान में तेजी हुई है और दावे की राशि सीधे उनके बैंक खाते तक पहुंचाई गई है। मौजूदा कोविड-19 महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद 70 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है और लाभार्थियों के बैंक खाते में 8,741.30 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता की 7वीं किस्त के रूप में दिसंबर 2020 में देश के 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में 18,000 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की गई है। किसके तहत? प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत वितरित की गई है। वहीं पशुधन क्षेत्र हम लोग देखेंगे तो पशुधन क्षेत्र की आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो है 2014-15 के मुकाबले 2018-19 में पशुधन के क्षेत्र में संयुक्त वार्षिक विकास दर के आधार पर 8.24% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सकल मूल्य संवर्धन में स्थिर मूल्य पर जो है पशुधन का योगदान लगातार बढ़ रहा है। 2014-15 में यह 24.32% था, जबकि 2018-19 में 28.63% दर्ज किया गया है। 2018-19 के सकल मूल्य संवर्धन में पशुधन की हिस्सेदारी जो है 4.19% यहाँ पर रहा है। अब हम लोग मत्स्य पालन देखेंगे तो मत्स्य पालन आर्थिक समीक्षा की जानकारी दी गई है कि भारत का मत्स्य उत्पादन इतिहास में अब तक सर्वाधिक रहा है। 2019-20 में 14.16 मिलियन टन मत्स्य उत्पादन किया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य क्षेत्र में 2,12,915 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी जो है दर्ज की गई है। यह कुल राष्ट्रीय सकल मूल्य संवर्धन का 1.24% और कृषि क्षेत्र के सकल मूल्य संवर्धन का 7.28% है। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि कोरोना के कारण जहां पूरा देश ठप पड़ गया था वहीं पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर घर में राशन पहुंचाया जा रहा था। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर 2020 तक प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न देने की व्यवस्था के तहत जो है 80.96 करोड़ लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, 80.96 करोड़ लाभार्थी। इस दौरान जो है 75,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 200 लाख टन मीट्रिक टन से ज़्यादा अनाज वितरण किया गया है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अलावा 4 महीनों तक जो है मई से अगस्त के बीच प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है, जिससे उन 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को लाभ मिला है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या फिर राज्य राशन कार्ड योजना के अंतर्गत नहीं आते थे, जिनकी सब्सिडी लागत लगभग 3,109 करोड़ रुपए आकी गई थी। अब हम लोग यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में देखेंगे कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2018-19 तक बीते 5 वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग FPI क्षेत्र में औसतन वार्षिक वृद्धि दर जो है 9.99% की बढ़ोतरी हो रही है, जबकि वहीं 2011-12 में कृषि क्षेत्र में यह बढ़ोतरी 3.12% रही है और विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर 8.25% रही है। हम लोग कृषि आयात निर्यात की बात करें तो वर्ष 2019-20 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत का कृषि और संबंधित वस्तु निर्यात लगभग 252,000 करोड़ रुपए का हुआ है। भारत में सर्वाधिक निर्यात अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल और बांग्लादेश को किया गया है। भारत की ओर से दूसरे देशों को भेजी जाने वाले प्रमुख वस्तुएं मछलियां और समुद्री संपदा, बासमती चावल, भैंस का मांस, मसाले, साधारण चावल, कच्चा कपास, तेल, चीनी, अरंडी का तेल और चाय की पत्ती शामिल है। कृषि आधारित और संबंधित वस्तुओं के निर्यात में भारत की स्थिति विश्व स्तर पर अग्रणी रही है। इस क्षेत्र में विश्व का लगभग 2.5% निर्यात भारत से ही किया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2.5। अब हम लोग यहाँ पर मूल्य और मुद्रास्फीति को देखेंगे तो ये आपका ग्राफ है जिसमें जो है यहाँ पर जो नीला वाला लाइन है वो CPI जो है CPI को दर्शा रहा है और रेड वाला जो है WPI को यहाँ पर
दर्शा रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि 2020-21 के दौरान खुदरा और थोक महंगाई दर की दिशा एक दूसरे के विपरीत रही है। पिछले साल की तुलना में मुख्य सीपीआई संयुक्त सी महंगाई में वृद्धि का रूप देखा जा रहा है। जबकि जो है WPI महंगाई में जो है अब भी कमी का दौर जारी है। कुल मिला के कोरोना के कारण जो है लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान और इसके बाद भी वस्तुओं की आपूर्ति में आए व्यवधान की वजह से मुख्य सीपीआई महंगाई उच्च स्तर पर बनी हुई है। मुख्यतः खाद्य की महंगाई की वजह से ही यह स्थिति देखने को मिली है, जो कि वर्ष 2020-21 अप्रैल से लेकर दिसंबर के दौरान बढ़कर 9.1% के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। कोविड-19 से उत्पन्न व्यवधान की वजह से कीमतों में कुल मिलाकर वृद्धि का रूप देखा जा रहा है, जिसके कारण अप्रैल 2020 से ही महंगाई का निरंतर बढ़ रही है। कब से? अप्रैल 2020 से महंगाई निरंतर बढ़ रही है, यहाँ पर यह बताया गया है। वर्ष 2020 में सीपीआई मुद्रास्फीति में ग्रामीण शहरी अंतर में कमी दर्ज की गई है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि वर्ष 2020 में सीपीआई मुद्रास्फीति में ग्रामीण शहरी अंतर में कमी दर्ज की गई है। तो नवंबर 2019 में सीपीआई शहरी मुद्रास्फीति में सीपीआई ग्रामीण मुद्रास्फीति के अंतर की भरपाई की गई है। खाद्य मुद्रास्फीति अब लगभग समायोजित की जा चुकी है। ग्रामीण शहरी मुद्रास्फीति में अंतर अन्य घटकों जैसे ईंधन की और बिजली, परिधान तथा फुटवियर और अन्य वस्तुओं में देखा गया है। अप्रैल-दिसंबर 2019 तथा अप्रैल-दिसंबर 2020-21 के दौरान सीपीआई मुद्रास्फीति का सबसे बड़ा कारक खाद्य एवं पेय समूह है। अप्रैल-दिसंबर 2019 के 53.7% की तुलना में इसका योगदान अप्रैल और दिसंबर 2020 में बढ़कर 59% हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर राज्यवार इसका रुझान देखेंगे कि मौजूदा वर्ष में अधिकतर राज्यों में सीपीआईसी मुद्रा में जो है स्फीति या बढ़ोतरी देखी गई है। क्षेत्रीय विभिन्नता जो इसमें अभी भी व्याप्त है कि हर क्षेत्र में अलग अलग यह देखा गया है। जून से दिसंबर के दौरान जो है राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में मुद्रास्फीति दर जो है 3.2% से 11% रही है, जो पिछली वर्ष की इसी अवधि में 0.3% से 7.6% थी। सूचकांक में भोजन संबंधी मदों पर भारी खर्च के कारण सीपीआईसी मुद्रा स्फीति में इसका अहम मुद्दा बना हुआ है। हम लोग यहाँ पर उद्योग और बुनियादी ढांचे को देखेंगे तो आईआईपी में व्यापक स्तर पर हुई रिकवरी के परिणामस्वरूप औद्योगिक विकास दर अप्रैल 2020 की 57.3% के निम्नतर स्तर की तुलना में सुधार के साथ जो है नवंबर 2020 में -1.9 के जो है स्तर पर पहुँच गई है। कब पहुंच गई है? नवंबर 2020 में यह पहुंच गई है। तो यहाँ पर हम लोग जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ परसेंटेज में देखते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ जो है यहाँ पर दिखाया गया है कि 2017-18 में यह ग्रोथ जो है 4.4% थी, जो कि 2018-19 में घटकर 3.8% पर पहुँच गई है। कौन सा? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो परसेंटेज ग्रोथ है। वहीं 2019-20 में जो है -1.9% पे पहुंच गई है, जबकि 2020-21 में जो है 15.5% माइनस में दर्शाया गया है। यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग की बात हो रही है तो 190 देशों में भारत की रैंक 2018 के 77वें रैंक से सुधार कर जो है 2019 में 63वें स्थान पर पहुंच गई है। किसमें? ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट में। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में जो है वर्ष 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में भारत का रैंक ऊपर उठकर 2020 में 63वें स्थान पर आ गया है। यहाँ पर जो है कुछ गलतियां हैं, शायद ये 2019 होगा। तो 2018 में डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत 77वें स्थान पर था। भारत ने 10 संकेतकों में से 7 में अपनी स्थिति में सुधार किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत को शीर्ष 10 सुधारों में से एक रूप में स्वीकृति मिली है और 3 वर्षों में
67वें रैंक में सुधार के साथ जो है ऐसा तीसरी बार हुआ है। वर्ष 2011 के बाद किसी बड़े देश की सबसे बड़ी उछाल जो है यह माना जा रहा है। अब हम लोग जो है औद्योगिक विकास वृद्धि दर यहाँ पर देखेंगे कि भारत की औद्योगिक के वृद्धि दर परसेंटेज में कितनी थी। तो 2017-18 में भारत की औद्योगिक वृद्धि दर जो है 6.3% थी, जो कि 2018-19 में घटकर जो है 4.9% हो गई है। वहीं 2019-20 में जो है 4.9% से घटकर 0.9% पहुँच गई है और 2020-21 में -9.6% यहाँ पर आकी गई है। वहीं पर अब हम लोग सेवा क्षेत्र देखेंगे तो सेवा क्षेत्र का जो सर्विस सेक्टर ग्रोथ रेट है उसको हम लोग परसेंटेज में देखेंगे कि 2017-18 में सर्विस सेक्टर ग्रोथ रेट जो है 6.9% था। वहीं 2018-19 में जो है यह बढ़कर 7.7% हो गया और 19-20 में 7.7% से घटकर 5.5% पे पहुंच गया और इसके साथ ही 2020-21 में जो है 5.5% से घटकर -8.8% पर यह पहुंच गया है। अब लोग यहाँ पर देखें कि वैश्विक स्तर पर बाधाओं के बावजूद जो है भारत के सेवा क्षेत्र में एफडीआई अंतर प्रवाह जो है 23.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के लिए अप्रैल सितंबर 2020 के दौरान वर्ष दर वर्ष तेजी से बढ़कर 34% हो गया है। यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 34% जो है एफडीआई प्रवाह। वहीं पर जो है सेवा क्षेत्र में कर्ज पर्व 2019 में जो है 6.5% से बढ़कर अक्टूबर 2020 में जो है 9.5% पर पहुंच गया है। सेवा क्षेत्र भारत के जीवीए का 54% से अधिक है और भारत में एफडीआई के कुल अंतर प्रवाह का जो है चौथा और पांचवा हिस्सा है। वहीं सेवा क्षेत्र कुल निर्यात का 48% है और हाल के वर्षों में जो है वस्तुओं के निर्यात से अधिक है। आपको बता दें कि अब यहाँ पर जो है अंतरिक्ष क्षेत्र देखेंगे कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र जो है पिछले 6 दशकों में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। वर्ष 2019-20 में अंतरिक्ष कार्यक्रम पर करीब 1.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किया गया है। वहीं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी जो है भारत सरकार जो है पहल अपना रही है। तो क्या पहल अपना रही है? तो इसके तहत जो है उत्पाद संबंधित प्रोत्साहन PLI योजना जो है शुरू किया गया है। निर्यात किए जाने वाले उत्पादों से करों और शुल्कों में छूट यहाँ पर की नीति अपनाई जा रही है तथा आवागमन ढांचे और डिजिटल पहल में भी यहाँ पर सुधार किया जा रहा है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। हम लोग यहाँ पर धन प्रबंधन और वित्तीय अंतर हस्तक्षेप को पढ़ेंगे। यह जो है मुख्यतः RBI इसको हैंडल करता है। तो 2020 के दौरान सुविधाजनक मौद्रिक नीति रेपो दर में जो है 115 आधार अंकों की मार्च 2020 से कमी की गई। तो रेपो रेट दर में कितने 115 आधार अंकों की जो है यहाँ पर मार्च 2020 से कमी की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 में क्रमबद्ध तरलता से अधिकता बनी रही, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने कई तरह के परंपरागत और गैर परंपरागत उपाय यहाँ पर किए हैं। जैसे कौन कौन से हैं? पहला है मुक्त बाजार संचालन का, दूसरा है दीर्घावधि रेपो संचालन और तीसरा है लक्षित दीर्घावधि रेपो संचालन का यहाँ पर उपाय जो है किया गया है। आपको बता दें कि अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की कुल डूबी हुई परिसंपत्तियों में जो है मार्च 2020 के अंत तक 8.21% से सितंबर 2020 के अंत में जो है 7.49% तक गिरावट दर्ज की गई है। वहीं 20 जनवरी 2021 में निफ्टी 50 से अपने उच्चतम स्तर 14,644.7 अंक और बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक जो है 49,792.12 अंक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। आपको बता दो कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की IBC के माध्यम से रिकवरी दर जो है 45% से ऊपर रही है। इसके साथ ही हम लोग बुनियादी आवश्यकताएं देखेंगे। तो बुनियादी भारत 2012 के मुकाबले 2018 में देश के सभी राज्यों में बुनियादी आवश्यकताओं तथा लोगों की पहुंच में पर्याप्त सुधार दर्ज किया गया है। केरल, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में यह सर्वोच्च
स्तर पर पहुंच गया है, जबकि उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में यह सबसे कम रहा है। आपको बता दें कि पानी, आवास, स्वच्छता, सूक्ष्म पर्यावरण और अन्य सुविधाओं जैसे 5 क्षेत्रों में काफ़ी सुधार यहाँ पर दिखाई दिया है। देश के सभी राज्यों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में असमानता कम हुई है, क्योंकि 2012 से 2019 के दौरान पिछड़े राज्यों की काफ़ी लाभ यहाँ पर दिया गया है। आपको बता दें कि बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच में सुधार से जो है स्वास्थ्य संकेतकों में भी सुधार आया है और शिशु मृत्यु दर तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में भी कमी देखी गई है तथा इससे भविष्य में शिक्षा संबंधी संकेतकों में भी सुधार की आशा जगी हुई है। देश के सभी राज्यों के ग्रामीण और शहरी इलाकों तथा अलग अलग आय वर्गों की बुनियादी आवश्यकताओं पर पहुंच में विभेद कम करने पर ध्यान यहाँ पर दिया जाना जरूरी है। ये आर्थिक समीक्षा में बताया गया है। जबकि जल जीवन मिशन, SBSG, PMAYG आदि जैसी योजनाएं इस अंतर को कम करने के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार कर सकती हैं। अब हम लोग यहाँ पर जय हो PMJAY की शुरुआत और स्वास्थ्य संबंधी निष्कर्ष को देखेंगे। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY भारत सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य सबसे कमजोर तबके के लोगों के स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है। इस योजना ने बहुत कम समय में स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में दृढ़ और सकारात्मक असर दिखाया है। यहाँ पर आपको 2018 इस योजना की शुरुआत हुई है, इसे आपको याद रखना है। PMJAY का इस्तेमाल जो है डायलिसिस जैसे बार बार किए जाने वाले किफ़ायती उपचार के लिए किया गया और यह कोविड महामारी और लॉकडाउन के दौरान भी जारी रहा है। आपको बता दें, अब हम लोग यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट था PMJAY। तो PMJAY की शुरुआत 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य काम है कि जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनकी स्वास्थ्य की देखभाल करना है। और यहाँ पर जो है ये मुख्य रूप से तब इसका काम आया कि लॉकडाउन के बीच जो है ये मुख्य रूप से अपना योगदान दिया है। नेक्स्ट है नवोन्मेष। नवोन्मेष का अर्थ होता है नवाचार या नया विचार। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बढ़ रहा है, नया विचार बढ़ रहा है, लेकिन खास तौर से किसी निजी क्षेत्र से अधिक समर्थन जरूरी है। यहाँ पर यह हेडिंग है। तो भारत में वैश्विक नवाचार इंडेक्स की 2007 में शुरुआत के बाद से 2020 में पहली बार शीर्ष 50 नवाचार देशों के क्लब में प्रवेश किया है। मध्य और दक्षिण एशिया में इस संदर्भ में यह पहले नंबर पर है तथा निम्न और मध्यम आय वर्ग में अर्थव्यवस्था में जो है भारत तीसरे नंबर पर है। भारत की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि वह नवाचार के मामले में जो है अर्थव्यवस्थाओं से प्रतिस्पर्धा करें। GIRD तथा समस्त अनुसंधान और विकास अधिकारियों और अनुसंधानकर्ताओं में व्यावसायिक क्षेत्र का योगदान सबसे कम है, जब उसकी तुलना 10 शीर्ष अर्थव्यवस्था से की जाए। आपको बता दें कि नवाचार के लिए घोषित उच्च कर लाभों और इक्विटी पूंजी तक पहुंच के बावजूद यह स्थिति बनी हुई है। भारत के व्यवसाय क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र में निवेश के पर्याप्त वृद्धि करने की यहाँ पर जरूरत बताई गई है। देश में किए जाने वाले कुल पेटेंट आवेदनों में भारतीयों को भागीदारी को मौजूदा 36% से बढ़ाकर अधिक करना चाहिए, जबकि यह शीर्ष जो 10 अर्थव्यवस्थाएं शीर्ष वाली हैं उनमें यह पेटेंट वाली जो क्षमता है वो 62% है, जबकि भारत में 36% है। यहाँ पर यह बताया गया है। नवाचार के क्षेत्र में जो है अधिक सुधार लाने के लिए भारत को संस्थानों और व्यवसाय अनुकूल नवोन्मेष पहलों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर असमानता और विकास गतिरोध तथा सम्मिलन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे बताया गया कि असमानता और विकास गतिरोध या सम्मिलन। तो विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में असमानता और सामाजिक आर्थिक परिणामों के साथ ही आर्थिक विकास और सामाजिक आर्थिक परिणामों के बीच भी संबंध अलग है। असमानता की तुलना में गरीबी उन्मूलन पर आर्थिक विकास पर जो है ज़्यादा ध्यान या ज़्यादा प्रभाव होता है।
गरीबों को गरीबी से उबारने के लिए भारत को जोर आर्थिक विकास पर बना रहना चाहिए या आर्थिक विकास पर अपना विकास ध्यान देना चाहिए। वहीं समग्र आकार का विस्तार विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में पुनर्वितरण सिर्फ तभी व्यवहार है यदि अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता रहे है। आपको बता दें कि क्या भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग से उसके संप्रभु तत्वों का पता चलता है। तो यहाँ पर जो है आर्थिक समीक्षा में बताया गया कि नहीं, कि भारत की जो है जो क्रेडिट रेटिंग दे दी गई है उससे उसके संप्रभुता का पता नहीं चलता है। तो आपको बता दें कि जो ये क्रेडिट रेटिंग्स जो विश्व की है कौन कौन सी हैं, जैसे आपकी मूडीज हो गई, फ्रिंच रेटिंग्स हो गई, ये जो है क्रेडिट रेटिंग्स देती है। S&P हो गई, ये सब क्रेडिट रेटिंग देती है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को संप्रभु क्रेडिट रेटिंग में कभी भी सबसे कम निवेश ग्रेड नहीं दिया गया है। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था को, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था को संप्रभु क्रेडिट रेटिंग्स में कभी भी सबसे कम निवेश ग्रेड BBB- और Baa3 नहीं दिया गया है। भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग से उसकी आधारभूत तत्व प्रदर्शित नहीं होते हैं, यहाँ पर यह बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि S&P मूडीज के लिए जो है A+ और A1 और BAA-BBB- और Ba3 के बीच रेटिंग्स वाले देशों के बीच कई मानदंडों पर स्पष्ट अंतर है। कर्ज चुकाने में चूक की संभावना के आधार पर क्रेडिट रेटिंग्स दी जाती है। किस पर? कर्ज चुकाने में चूक की संभावना के आधार पर, अगर आप कर्ज ले लिए हैं और उस कर्ज को आप चुकाने में असमर्थ हैं, उसी के आधार पर आपको क्रेडिट रेटिंग्स दी जाती है। और इस प्रकार कर्ज लेने वालों की अपनी बाध्यताएं पूरी करने की इच्छा और क्षमता का पता चलता है। तो शून्य संप्रभु डिफाल्टर की पृष्ठभूमि के माध्यम से निसंदेह रूप से जो है भारत की भुगतान की इच्छा का पता चलता है। कब विदेशी मुद्रा बहुल कर्ज और विदेशी मुद्रा भंडार के द्वारा भारत की भुगतान की क्षमता का आकलन किया जा सकता है। बता दें कि भारत के लिए संप्रभु क्रेडिट रेटिंग्स में बदलाव का बाह्य आर्थिक संकेतकों से कोई या कमजोरी वाला संबंध यहाँ पर नहीं देखा गया है, ना भविष्य में होगा। भारत की राजकोषीय नीति में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक निर्भय मन धारणा स्पष्ट होती है। ये आप लोग याद रखिएगा, एक निर्भय मन मतलब भारत की अर्थव्यवस्था इसका अर्थ होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो आराम से जो है चल सकती है, क्योंकि जब भारत पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी। लॉकडाउन में जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था पूरे लॉकडाउन में माइनस में गई, फिर दिसंबर तक जो है भारत वी शेप का आकार बनाते हुए भारत की GDP जो है ग्रोथ करने लगी। उससे जो है भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कहा जा सकता है कि एक निर्भय मन की तरह है ये अब जो है कभी जो है GDP ग्रोथ जो है हमारा डाउन नहीं होगा। तो संप्रभु क्रेडिट रेटिंग्स की विधि और अर्थव्यवस्थाओं के आधारभूत तत्वों का प्रदर्शन करते हुए ज़्यादा पारदर्शी, कम पक्षपातपूर्ण और ज़्यादा व्यवस्थित होना चाहिए, यहाँ पर यह बताया गया है। यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग्स दी गई है विभिन्न कंपनियों के द्वारा, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर S&P है, मूडीज है और यहाँ पर फ्रिंच रेटिंग्स है। तो यहाँ पर दिया गया है कि जून 1998 में भारत की जो मूडीज ने दिया था Ba2 स्टार दिया था, और 98 में S&P में Baa स्टार प्लस यहाँ पर 2001 में देखेंगे Ba1 स्टार यहाँ पर दिया मूडीज के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर जो है 2006 अगस्त में जो है BBB- दिया गया है, और वर्तमान में जो है भारत नवंबर 2017 में मूडीज ने जो है Baa2 यहाँ पर रेटिंग्स दिया है, तथा अभी जून 2020 में मूडीज के द्वारा जो है Baa3 जो है रेटिंग्स भारत के जो है दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों के तहत जो है मूव कर रही है, जैसे एक निर्भर मन की तरह जो है धारणा लेकर चल रही है राजकोषीय नीति भारत की। ये था हमारा जो है रेटिंग्स के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है कि आपूर्ति में वित्त वर्ष 2021 के लिए ग्रास वैल्यू एडेड GVA की विकास दर जो है -7.2% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो कि वित्त वर्ष 2020 में 3.9% थी। तो यहाँ पर जो है -7.9% और 3.9% जो है पॉइंट वाली बात है, इसको आप लोग याद करिएगा। वहीं वित्त वर्ष 2020-21 में FDI के साथ इक्विटी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से सुधार की संभावनाओं के बीच FDI में भारत निवेश के लिए सबसे पसंदीदा देश रहा है। निस्संदेह 2021 में भारत में FDI आने का सुकून भरा परिदृश्य दिखाई दे रहा है और हमें आशा है कि अभी जैसे जैसे समय और बीतता जाएगा 2021 में भारत में और भी FDI निवेश होगा। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के आंकड़ों के अनुसार जो है भारत में FDI चालू वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान 15% से बढ़कर $30 अरब हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छा संकेत है। पिछले वर्ष 2019-20 में इसी अवधि के दौरान जो है $26 अरब रहा था, यानी कि इस साल जो है FDI निवेश हमारा बढ़ गया है। आपको बता दें कि नवंबर 2020 में कुल FPI, यहाँ पर FDI नहीं है, FPI प्रवाह $9.8 बिलियन रहा है, जो महीने के संदर्भ में सर्वाधिक रहा है, जो नवंबर माह में सबसे अधिक रहा है, ये यहाँ पर बताया गया है। उभरते हुए बाजारों में भारत एकमात्र देश है जिसे 2020 में इक्विटी के रूप में FII प्राप्त हुआ है। CPI महंगाई दर में जो है हाल में कमी दर्ज की गई है और आपूर्ति में अवरोधों को समाप्त किया गया है। वहीं निवेश में पहली छमाही में 29% की गिरावट की तुलना में दूसरी तिमाही में 0.8% की मामूली कमी आने का अनुमान यहाँ पर बताया गया है। जबकि जो है वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही में चालू खाता जो है सरप्लस GDP का 3.1% रहा है। ये आप लोग याद रखिएगा कि भारत की पहली वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही में जो चालू खाता है वो सरप्लस कितना रहा, 3.1% रहा है, जिसको अभी हमने ऊपर पढ़ा दिया है। और वहीं सेवा क्षेत्र के निर्यात में तेजी और मांग की में जो है कमी से निर्यात वाणिज्यिक निर्यात में 21.2% की कमी दर्ज की गई है और जिसकी तुलना में जो है आयात जो है आयात वाणिज्यिक आयात में 39.7% की कमी दर्ज की गई। ये इम्पॉर्टेंट है। निर्यात में जो है 21.2% की और आयात में जो है 39.7% की कमी। भारत जो है अधिकतर सामान को जो है मंगाता है, आयात करता है, जबकि बहुत ही कम सामानों को निर्यात करता है। तो निर्यात में 21.2% की और आयात में जो है 39.7% की कमी हुई है। और भारत में 6 दिन में जो है सबसे तेज़ी से 10 लाख टीके लगवाने वाला देश बन गया है। उसके साथ ही जो है भारत अपने पड़ोसियों देशों को भी और ख़ास तौर से ब्राज़ील को टीके के अग्रणी आपूर्तिकर्ता के रूप में भी उभरा है। जैसे अभी नेपाल को जो है 10 लाख टीके भारत ने प्रदान किए, म्यांमार को प्रदान किए हैं, श्रीलंका, भूटान, इंडोनेशिया, इन सभी देशों को भारत जो है टीके उपलब्ध करा रहा है। हम नेक्स्ट देखते हैं कि शताब्दियों में होने वाले संकट के दौरान जीवन और आजीविका की सुरक्षा, ये यहाँ पर जो है कोडिंग किया गया था कि शताब्दियों में होने वाले संकट के दौरान जीवन और आजीविका में सुरक्षा। तो भारत में कोविड-19 महामारी की शुरुआत में ही जो है भविष्य में लॉन्ग टर्म में लाभ के लिए वर्तमान शॉर्ट टर्म परेशानी झेलने की इच्छा शक्ति से जीवन और आजीविका को सुरक्षित करने का ध्यान केंद्रित किया गया है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आपको समझना होगा कि भारत में जब कोरोना फैलने लगा तो कुछ समय के लिए या यूँ कहें 4 महीने 5 महीने के लिए जो लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन के तहत जो है भविष्य में लॉन्ग टर्म का फ़ायदा पाने के लिए भारत सरकार जो इच्छा शक्ति से जो आजीविका को सुरक्षित किया था उसी पर यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह प्रयास उन मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है जिसके अंतर्गत लोगों की ज़िंदगी वापस नहीं ला जा सकती है।
तो दोस्तों ये था हमारा आज इस वीडियो में हमने पूरा आर्थिकी सर्वेक्षण 2020-21 को पूरा हमने आपको पढ़ा दिया है। अगर ये आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें।